नमस्कार साथियों, उड़ान क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं रविंद्र चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, इसमें आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं नागरिकता विषय पर। भारतीय संविधान के भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 है, इसका संबंध है नागरिकता से। तो सबसे पहली बात तो हम समझते हैं नागरिकता है क्या, कौन होगा नागरिक, किसे हम नागरिक कहेंगे। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान के जनक, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अरस्तु की, जिन्होंने राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता को परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो विधायी एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में सक्रिय हिस्सेदारी लेता हो, उसे हम नागरिक के रूप में पहचान सकते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो विधायी एवं न्यायिक रूप जो गतिविधियां हैं, इनमें सक्रियता से भाग लेगा, उसे ही वो किसके रूप में, नागरिक के रूप में पहचान रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक एवं विधायिक गतिविधियों में सक्रिय होगा, उसके लिए आवश्यक होगा कि वह अन्य दैनिक कार्यों से मुक्त होना चाहिए। और दैनिक कार्यों से मुक्त का मतलब यहां पे है दैनिक कार्यों से मुक्त। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे दैनिक कार्यों से मुक्त का मतलब क्या है कि अरस्तु यहां पे कहना चाह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दैनिक कार्यों से मुक्त हो। दैनिक कार्यों से मुक्त कौन होगा? जिसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होगी, पर्याप्त मात्रा में दास एवं संपत्ति। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त मात्रा में दास होंगे, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति होगी, वह अपने दैनिक कार्यों से मुक्त होगा और वह व्यक्ति विधायी एवं न्यायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा। तो विधायी एवं न्यायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसके रूप में, नागरिक के रूप में पहचाना जाएगा। तो इस प्रकार अगर बात की जाए कि अरस्तु ने नागरिकता का आधार किसे माना, तो यहां पे आंसर आता है नागरिकता का आधार उसने माना दास और संपत्ति को। मतलब एक व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में दास होने चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को ही नागरिकता के अधिकार मिलेंगे। यह अपने आप में एक विरोधाभासी विचार है या इसको लेकर काफी आलोचना होती रहती है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप अरस्तु ने जो सामयिक परिस्थितियां थी उसके अनुरूप देखा कि नागरिक कौन होगा या कौन व्यक्ति होगा जिसको हम नागरिक के रूप में रख सकते हैं। तो उसने उपयुक्त माना कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दैनिक कार्यों से मुक्त है, वही आमतौर पर विधायी और न्यायिक गतिविधियों में खुलकर हिस्सेदारी कर सकता है, और इसीलिए उसने नागरिकता का आधार माना दास और संपत्ति को। तो नागरिकता की परिभाषा को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि अरस्तु ने क्या कहा कि वह व्यक्ति जो विधायी और न्यायिक कार्यों में सक्रिय भाग लेता हो, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में दास हो, संपत्ति हो, उसी को हम नागरिक कहेंगे। ओके, एक विचारक है, रोमन विचारक है, जिनका नाम है सिसरो। रोमन विचारक है सिसरो। इन्होंने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिका, ये इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने कहा कि समानता के अधिकार प्राप्त प्रत्येक नागरिक क्या माना जाएगा, नागरिक मान लिया जाएगा। मतलब इन्होंने नागरिकता का आधार माना समानता को। मतलब ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे समान रूप से राज्य के द्वारा अधिकार दिए गए हैं और वो अपने उन्हीं सभी राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है जो उसे राज्य या प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं, उसे ही हम नागरिक के रूप में पहचान रहे हैं। तो अरस्तु क्या कह रहा है, सिसरो क्या कह रहा है, तो एक सामान्य सा एक विचार बनकर आ रहा है कि नागरिक जो होगा वो कौन होगा। अगर हम सामान्य शब्दों में नागरिकता की पहचान की बात करें कि सामान्य शब्दों में नागरिक कौन होगा, तो हम यहां पे बात करते हैं कि नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे एक राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य मान लिया गया हो। ठीक है, मतलब नागरिक जो होगा, नागरिक कौन होगा, एक राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्यता प्राप्त व्यक्ति, जिसे मतदान एवं प्रतिनिधित्व के अधिकार हों। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक समुदाय का एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस समुदाय की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा उसे वहां पे मतदान करने का और प्रतिनिधित्व करने का, मतलब ये सभी उसे अधिकार प्राप्त हो। और इस आधार पे ये देखा जाता है कि जो नागरिकता है यह अपने आप में एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का विषय है।
किस प्रकार का विषय? लोकतांत्रिक विषय है। और लोकतांत्रिक से भी अगर आगे की बात की जाए तो इसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विषय माना जाएगा। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विषय से माना जाएगा। तो ये तो था नागरिक का परिचय कि कौन होगा नागरिक। हमने देखा कि अरस्तु ने नागरिकता की क्या परिभाषा दी, सिसरो ने नागरिकता की क्या परिभाषा दी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए कौन सी व्यवस्थाएं की गई है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किन नागरिकता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहली बात तो कौन नागरिक होगा या नागरिकता से संबंधित ये जो अधिकार है ये प्रभावी हो गए थे 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भाग 2 कब अप्लाई हो गया था, कब इसे लागू कर दिया गया था, या नागरिकता से संबंधित जो हमारे अधिकार हैं इन्हें कब लागू कर दिया गया। तो ये लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, जिस दिन हमारा संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ था, इसे स्वीकृत कर लिया गया था, उसी दिन ये जो नागरिकता अधिकार है इनको लागू कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 कि अनुच्छेद 5 में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमने बात की कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जिस दिन बनकर तैयार हो गया उसी दिन नागरिकता से संबंधित हमारे जो प्रावधान है इन्हें लागू कर दिया गया था। तो नागरिकता के लिए जो आधार समय माना जा रहा है यहाँ पे है 26 नवंबर 1949। अनुच्छेद 5 में उल्लेख किया गया है कि जो नागरिक होगा, कौन नागरिक होगा, मतलब 1947 से पूर्व, मतलब आज़ादी से पूर्व 5 वर्ष से जो भारत में रह रहा हो वह प्रत्येक नागरिक क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मतलब ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो स्वतंत्रता से पूर्व से भारत में रहता चला आ रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत में रहता चला आ रहा हो, ऐसे प्रत्येक नागरिक को क्या किया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ओके, इसका उल्लेख किया गया है कहां पे, अनुच्छेद 5 में। तो 5 में क्या है, जैसे 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में रह रहा है उस सबको क्या कर लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 जो है यह, क्योंकि देखो जब भारत आजाद हुआ इससे पूर्व एक त्रासदी हमने झेली, विभाजन हो गया भारत का, 2 भागों में भारत बट गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। विभाजन जो हुआ था ये धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ था, जी हाँ, जिसे हम जिन्ना की द्विराष्ट्र सिद्धांत की परिकल्पना जिसका एक बड़ा कारण रही थी, और इसी आधार पे धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे एक क्षेत्र हो गया भारत और एक क्षेत्र हो गया पाकिस्तान। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत में आए हिंदू, ठीक है, मतलब ऐसे हिंदू जो विभाजन के समय भारत आए, ठीक है, उनके नागरिकता अधिकार। ठीक है, मतलब ऐसे सभी लोग जो विभाजन के समय पाकिस्तानी हिस्सों से कहाँ आए, भारत की ओर आए, उन सबको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, उन सबको नागरिकता से संबंधित अधिकार दे दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 जो है इसमें उल्लेख किया गया है कि विभाजन के समय क्या हुआ, कई मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो पाकिस्तान से लौटकर दोबारा भारत आ गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये नागरिकता से संबंधित अधिकार, मतलब उन्हें भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो व्यवस्था रही कि विभाजन के समय, ठीक है, ऐसे मुसलमान जो पुनः लौटकर भारत आए, उनके नागरिकता अधिकार। ठीक है, तो विभाजन के समय क्या हुआ, कई ऐसे मुसलमान थे जो पहले पाकिस्तान चले गए और लौटकर दोबारा वो भारत की ओर आ गए। ऐसे सभी मुसलमानों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उन्हें नागरिकता से संबंधित अधिकार दे दिए जाएंगे। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है उन सब का उल्लेख यहाँ पे अनुच्छेद 7 में किया गया है। ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने केवल 3 आर्टिकल देखे हैं, और पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 5, जिसमें हमने देखा कि 1947 में 5 वर्ष पूर्व से जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर हमने देखा कि अनुच्छेद 6 में देखा कि ऐसे हिंदू जो विभाजन के समय भारत आए,
मतलब जो पहले बसे हुए थे पाकिस्तानी इलाकों में और विभाजन तय हो गया तो वो भारत की ओर आ गए, तो ऐसे जो नागरिक है उनको भारत में नागरिकता से संबंधित अधिकार दे दिए जाएंगे। फिर बात रही ऐसे मुसलमानों की जो विभाजन के समय किन्हीं कारणों से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनको वहां का वातावरण अच्छा नहीं लगा, या फिर मान लो उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, या फिर उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने सोचा कि नहीं हमारे लिए तो भारत ही उपयुक्त है, हम तो भारत में ही रहेंगे, और ये सोचकर वो भारत आ गए, तो उन सभी नागरिकों को जो है नागरिकता से संबंधित अधिकार देने से संबंधित प्रावधान जो हैं वो उल्लेखित किए गए अनुच्छेद 7 में। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 जो है इसमें क्या प्रावधान है? तो दोस्तों कई ऐसे व्यक्ति जो विभाजन से पहले, भारत के आजाद होने से पहले, ठीक है, जाकर विदेशों में बस चुके थे, ठीक है, विदेशों में बसे हुए ऐसे नागरिक जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या वंशानुक्रम से जो भारत से जुड़े हुए हैं, तो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 8 की। और अनुच्छेद 8 में उल्लेख किया गया है कि विदेशों में रहने वाले ऐसे नागरिक जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, ठीक है, कोई भी जो भारत के नागरिक रहे, ठीक है, उनको भारत की नागरिकता, मतलब यहाँ पे है वंशानुक्रम से भारत से जुड़े लोगों को नागरिकता, ठीक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता कहाँ के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, लेकिन वो विदेश में रह रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी विदेश में है लेकिन उसके दादा दादी, नाना नानी या माँ पिताजी वंशानुक्रम से उसके जो पूर्वज थे वो कहाँ के निवासी रहे, भारत के निवासी रहे, तो ऐसी स्थिति में उसको भी भारत में नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए जा सकते हैं। और इसका उल्लेख किया गया है कहाँ पे? अनुच्छेद 8 में, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे उसके तो ठाठ ही ठाठ है, विदेश में बैठा है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई था जो भारत में था, ठीक है, तो ये कह के वो भारत में भी नागरिकता ले सकता है। लेकिन क्या वो दोहरी नागरिकता ले सकता है? जी नहीं। इसके बिल्कुल आगे अनुच्छेद 9 स्पष्ट करता है कि दोहरी नागरिकता की भारतीय संविधान में कोई जगह नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से एकल नागरिकता की बात की गई है, एकल नागरिकता, ठीक है, अनुच्छेद 9 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसके नागरिकता अधिकार समाप्त हो जाएंगे। मतलब भारत से उसकी नागरिकता जो है वह रद्द हो जाएगी। मतलब भारतीय संविधान के द्वारा व्यवस्था की गई है कि एक समय कोई व्यक्ति भारत का ही नागरिक रह सकता है, एकल नागरिकता हमने रखी है, हमने कोई प्रोविजन ऐसा नहीं रखा है कि दूसरे देश के नागरिक भी होंगे और हम उनको भी नागरिकता के अधिकार दे देंगे। हाल ही में हमारे एक फिल्म स्टार है अक्षय कुमार, जिनके द्वारा कनाडा की नागरिकता ले ली गई, तो इस ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता जो है वो स्वतः ही क्या मान ली जाएगी? रद्द मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 उल्लेख करता है कि अगर कोई नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता क्या मान ली जाएगी? समाप्त मान ली जाएगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 की, ठीक है। और अनुच्छेद 10 जो है यह कहता है, यह उल्लेख करता है कि नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बना रहना, ठीक है। मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बना रहना, कि हमारी जो सरकार है वो किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों में यूं ही नहीं कटौती कर सकती। और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 10 में, क्या कहा गया है? नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बना रहना।
मतलब हमारी सरकार भी किसी नागरिक के अधिकारों को यूं ही समाप्त नहीं कर सकती। अगर मान लो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे जो राष्ट्रपति है, उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भाषण दे दे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सभी नागरिकों को है ही, और मान लो कि हमारी सरकार की आंखों में वो चुभता हो, बोल दे कि नहीं इसको तो नागरिकता के अधिकार ही हम समाप्त कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, साधारण व्यवस्था से किसी भी व्यक्ति के नागरिकता अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, उससे उसके नागरिकता अधिकार हमेशा बने रहेंगे। और ये गारंटी देता है अनुच्छेद 10 कि नागरिकता से संबंधित व्यक्तियों के अधिकार जो है वो बने रहेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है क्या इनमें परिवर्तन हो सकता है? क्या नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजन है, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, क्या उनमें परिवर्तन हो सकता है? अगर परिवर्तन हो सकता है तो कौन इसमें परिवर्तन कर सकता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 11। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनुच्छेद 11 की, और अनुच्छेद 11 उल्लेख करता है कि नागरिकता से संबंधित मामलों में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित होगी। मतलब क्या है कि नागरिकता, हमारे नागरिकता से संबंधित अधिकार है, नागरिकता से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, तो क्या इनमें परिवर्तन हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, 1950 में हमारा संविधान लागू हो चुका था, तब से लेकर अब तक कई व्यवस्थाएं बदली है, कई बदलाव आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसा उस समय व्यवस्था थी वैसी ही अभी तक भी चल रही है। तो देखो, परिवर्तन और बदलाव ये एक समय की मांग होती है, आवश्यकताओं के अनुरूप हम कुछ चीज़ें हटाते हैं तो कुछ नई चीज़ों को शामिल करते हैं। तो इसके लिए हमारे संविधान निर्माता इस बात को बड़े अच्छे से जानते थे। उनको पता था कि अगर कुछ कठोर बातें रखी तो ये संविधान ज़्यादा चलेगा ही नहीं, और हमारे संविधान में व्यवस्था रखी गई संशोधन की। तो नागरिकता से के संबंधित अधिकार जो हैं इनमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, समय की मांग और आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन कहाँ, कौन से अनुच्छेद के अनुसार होगा? अनुच्छेद 11 के अनुसार होगा। हाल ही में यह नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजन है ये काफ़ी इंपोर्टेंट बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं आपको सबको पता है। जैसे ही हम बात करते हैं एनआरसी की, ठीक है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, और उसमें बदलाव की बात हम करते हैं। हमने बात यहाँ पे कई बार सुनने में आता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसे अभी हाल ही में संसद के द्वारा लागू किया गया है। तो ऐसे में जब ये जो CAA है, ये जो NRC है, इन सब में जो परिवर्तन किया गया, ये जो बदलाव आए, ये कौन से प्रोविजन, कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 11 के अनुसार आए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, कोई दिनांक आपसे ना पूछी जाए, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है इनको लेकर अभी हाल ही में इतनी विवादास्पद स्थितियां रही है, कई लोगों ने जो CAA इसका विरोध किया है, तो कई लोग इसके समर्थन में हैं। ये जो संशोधन किया गया ये कौन से अनुच्छेद में बदलाव है, या कौन से अनुच्छेद इस प्रकार की शक्तियां संसद को देते हैं? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, जो संसद को इस प्रकार की शक्तियां देते हैं कि नागरिकता से संबंधित अधिकारों में संसद के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अधिकार, किन को कैसे नागरिकता प्राप्त होगी और नागरिकता में बदलाव कैसे होगा। हमने केवल फौरी तौर पर कुछ अनुच्छेद देखे हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।